चैप्टर 11 माइंड एंड मेडिसिन। इमोशंस हमारे सिकनेस और हेल्थ से डीपली कनेक्टेड होते हैं। इमोशंस ये भी डिटरमिन करते हैं कि पेशेंट किस डिजीज से कितना वर्नरेबल होगा या कितना फास्ट रिकवर होगा। लेकिन मेडिसिन और मेडिकल केयर में इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई इंपॉर्टेंट ट्रेल ही नहीं है। अब इसका पार्टली रीजन है बिकॉज फैसिलिटीज या प्रैक्टिशनर कई सारे पेशेंट्स का चेकअप करते हैं। केयर गिवर अक्सर ही पेशेंट से ओवरलोडेड होते हैं और उन्हें जल्दी काम करना होता है ताकि वो हर पेशेंट्स को देख सकें, विजिट कर सकें। वो हर पेशेंट को इन जनरल देखते हैं बिकॉज वो एक दिन में काफी सारे पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इंपेरेटिव्स होते हैं, यानी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ चीजें करना मैंडेटरी होता है। कितनी देर ख्याल रखा है इसका रिकॉर्ड रखना, कौन से ट्रीटमेंट के स्टेप में कितना कॉस्ट हुआ है इसका प्राइस रिकॉर्ड रखना, कितना टाइम और पैसा सेव हुआ है इस पर ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है। उसके बाद इमोशनल केयर दी जाती है। मेडिकल केयर में इमोशनल इंटरवेंशन, मेडिकेशन का रूटीन प्रैक्टिस होना चाहिए। डिसीज और इलनेस के बीच में सटल डिफरेंस होता है। डिजीज एक ऐसी चीज होती है जिसको डॉक्टर क्योर कर सकता है। इलनेस एक ऐसी चीज होती है जिसमें पेशेंट सफर करता है। अब कितने अच्छे से डिजीज क्योर हो सकती है इस पर शायद इमोशनल वेलनेस का कोरिलेशन नहीं होगा, बट इलनेस में पेशेंट कितना कम, कितना ज्यादा या कितना और कैसे पेशेंट सफर कर रहा है इस बात पर इंपैक्ट होता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इमोशनल वेलबींग अपने आप और अकेले ही डिजीज क्योर कर सकता है। काफी करंट ट्रेंड्स चालू हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इंसान बस पॉजिटिवली सोचकर खुद क्योर कर सकता है अपने आप को। ये बात डेंजरस है, ना सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये चीज मेडिसिन की जरूरत को डिसरिगार्ड करती है जो इलनेस को क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इसीलिए भी क्योंकि इससे इंसान ये सोचने लगता है कि अगर वो बीमार पड़ता है तो उसे खुद को ब्लेम करना होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि इलनेस उनके दिमाग में ऐसा सोचने की वजह से आई है, और फिर इंसान ये बिलीव करने लगता है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है और उसके अंदर वो विल नहीं है जिससे वो खुद को सही कर सके। द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का ब्रेन होता है जो डिसाइड करता है कि क्या चीज हमारी बॉडी में बिलोंग करती है और क्या चीज नहीं करती। जो चीजें बिलोंग नहीं करती वो उनको रिजेक्ट कर देता है। जब वो सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर वो उन्हें अकेला छोड़ देता है। जब वो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता तो वो उन पर अटैक करता है। अगर वो सही तरह से काम करता है तो हमारी बॉडी बैक्टीरिया, वायरस और इवन कैंसर से फाइट करती है, बट अगर वो ठीक से काम नहीं कर पाता तो वो नेसेसरी सेल्स को अटैक कर देता है जो हमें ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूपस या एलर्जीज। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम से इनेटली कनेक्टेड होता है, जस्ट लाइक ब्रेन। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम भी चीजें सीखता है। एक स्टडी में रैट्स को ऐसी मेडिसिन दी गई जो टी सेल का काउंट कम करती है। टी सेल वो सेल्स होते हैं जो डिजीज से फाइट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हर बार जब वो उन्हें मेडिसिन दी जा रही थी तो वो मेडिसिन को शुगर वाटर के साथ लेते थे। इवेंचुअली सिर्फ शुगर वाटर देने से ही रैट्स के टी सेल का काउंट कम होने लगा था और रैट्स बीमार पड़ने लगे थे, मरने लगे थे। उस एक्सपेरिमेंट ने इम्यून सिस्टम को ट्रेंड कर दिया था कि जब भी उन्हें शुगर वाटर दिया जाता है तो टी सेल्स को सप्रेस करना है। ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स और इम्यून सिस्टम जो न्यूरल एरिया में बहुत ज्यादा डेंसली मिलते हैं वो मोस्ट एक्सटेंसिव ऑपरेशन के साथ इमोशंस को
रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो नर्वस सिस्टम सिर्फ इम्यून सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं करता, वो इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी नेसेसरी होता है। काफी स्टडीज दिखाती हैं कि टॉक्सिक इमोशंस कुछ इम्यून सेल्स का इफेक्टिवनेस कम करते हैं। ये कंक्लूसिव नहीं है कि उनका इफेक्ट डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए ग्रेट इनफ है या नहीं, बट सर्जन्स में ये चीज एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि अगर सर्जरी से पहले पेशेंट डरा हुआ है तो सर्जरीज को कैंसिल कर दिया जाता है। डरा हुआ पेशेंट सर्जरी के वक्त ज्यादा ब्लीड करता है, उसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन सस्टेन करता है और रिकवरी जल्दी करने में उसको डिफिकल्टी होती है। एंजाइटी और पैनिक की वजह से ब्लड प्रेशर में उछाल आता है। जब वेन्स प्रेशराइज्ड होती हैं तो किसी भी कट पर बहुत ज्यादा ब्लीड करती हैं। नेगेटिव इमोशंस, स्पेशली लॉन्ग नेगेटिव स्टेट से हमारी बॉडी पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्रॉनिक एंजाइटी, डिप्रेशन या पैरानोया की वजह से हमारे डिजीजेस का रिस्क डबल हो जाता है। नेगेटिव इमोशंस और डिजीज के बीच एक काफी ब्रॉड स्टैटिस्टिकल लिंक है, पर इससे ये इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि वो हर इंसान को जो क्रॉनिक नेगेटिव इमोशनल स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको जरूर ही कोई डिजीज होगा। टॉक्सिक इमोशंस, द क्लिनिकल डेटा। 3 मेन नेगेटिव इमोशंस हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं: एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। When anger is suicidal। अब एंगर का हार्ट की हेल्थ पर मेजर इंपैक्ट होता है। जब भी हम गुस्से में होते हैं तब हमारे हार्ट का पंपिंग कम होता है, कभी कभी कम अमाउंट में, बट कुछ केसेस में ये चीज 7% या उससे ज्यादा में भी होती है। ये वो स्टेट है जिसे कार्डियोलॉजिस्ट मायोकार्डियल एस्कीमिया कहते हैं, जब हार्ट तक पहुंचने वाला ब्लड बहुत ही कम हो जाता है। अब इस इंफॉर्मेशन को डिटरमिन करने के लिए एक स्टडी में पेशेंट से पूछा गया कि किन लोगों ने ऑलरेडी हार्ट अटैक सफर किया है और वो अपने उन मोमेंट्स के बारे में बताएं जब जब वो गुस्सा हुए थे। अब काफी पेशेंट्स ने बताया कि जितना वो उस टाइम गुस्सा हुए थे उसके आधे से भी कम वो गुस्सा उन्हें वो इंसिडेंट याद करके आता है। मतलब अगर उस इंसिडेंट को रिकाउंट करते वक्त पंपिंग एफिशिएंसी 7% से कम होती है तो जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ होगा तब उनके पंपिंग ड्रॉप का परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ होगा। गुस्सा ही वो अकेला नेगेटिव इमोशन है जो इस तरह हार्ट पर इफेक्ट करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन या फिजिकल एक्टिविटी भी हार्ट को इस तरह इफेक्ट नहीं करती। ज्यादा लेवल पर गुस्सा आने से अर्ली डेथ के चांसेस बढ़ते हैं। फिजिशियंस पर एक स्टडी परफॉर्म की गई जहां देखा गया कि हॉस्टिलिटी में जिन फिजिशियंस के स्कोर ज्यादा थे उनका 50 की उम्र तक मरने के चांसेस लो स्कोरिंग फिजिशियंस से 7 गुना ज्यादा था। ऑफ कोर्स सिर्फ गुस्सा ही हार्ट प्रॉब्लम का कॉज नहीं है, बट ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हार्ट की परफॉर्मेंस को ज्यादा इफेक्ट करता है और हाई लेवल का एंगर उनके लिए लीथल यानी जानलेवा हो सकता है जो ऑलरेडी हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हों। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने गुस्से को दबाना शुरू कर दो तो ये चीजें हेल्दियर हार्ट की तरफ लीड करेंगी। नहीं, उल्टा अपने गुस्से को दबाना फिजिकल एजिटेशन को इंटेंसिफाई कर देती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ये डिटर्मिनिंग क्वालिटी है जो आपकी हेल्थ के लिए गुस्से को हार्मफुल बनाती है, फिर चाहे वो क्रॉनिक हो या ना हो। हर इंसान को टाइम टू टाइम गुस्सा आता ही है। अब बात तब बुरी होती है जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली गुस्से में देखते हो या फर्स्ट इमोशनल रिसॉर्ट पर तुरंत गुस्सा हो जाते हो या लंबे टाइम तक इंटेंस एंगर में रखते हो, क्योंकि ये एंगर फिर क्रॉनिक बन जाता है। मगर
हर दूसरे इमोशनल रिएक्शन की तरह एंगर या हॉस्टिलिटी कंट्रोल करना भी सीखा जा सकता है। एंगर को कंट्रोल करने के हेल्पफुल वेज जानने हैं तो आप प्रीवियस सेक्शन को रेफर कर सकते हो, पर्टिकुलरली मैनेजिंग इमोशन सेक्शन को। स्ट्रेस, एंजाइटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड आउट ऑफ प्लेस। मेंस में सबसे ज्यादा डेडली इमोशन है एंगर, जो उन्हें काफी बड़े हार्ट डिजीजेस के रिस्क में डाल देता है। वुमेन्स में सबसे ज्यादा डेडली इमोशन है एंजाइटी, जो उन्हें इन्फेक्शंस और डिजीजेस के रिस्क में डाल देता है। क्रॉनिक एंजाइटी से इम्यून फंक्शन को कम करता है और कभी कभी कैंसर के मेटास्टेसिस को बढ़ा देता है। वायरल इन्फेक्शन से लोगों को ससेप्टेबल बना देता है। वेन्स में प्लाक डेवलप करता है, जिससे ब्लड क्लॉट्स और आर्टीरियल डिजीजेस हो सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को एक्सेलरेट कर सकता है। एस्मा अटैक ट्रिगर या फिर वर्स भी कर सकता है। अल्सर्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस की तरफ लीड करता है। दिमाग का वो एरिया जो मेमोरी का सेंटर होता है, हिपोकैम्पस, उसको ये चीजें डैमेज करती हैं। हम जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही खराब काम करेगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल पीरियड में या उसके बाद ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अगेन, इसका एग्जैक्ट इंपैक्ट कैसे होता है, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। द मेडिकल कॉस्ट्स ऑफ डिप्रेशन। एंगर और एंजाइटी इंसान को ऑनसेट डिजीजेस की तरफ लीड करती हैं, लेकिन डिप्रेशन दूसरे एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस को बिगाड़ने का रोल प्ले करता है। जब मोर सीरियस फिजिकल इलनेस होती है, तब डिप्रेशन को इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज डिप्रेशन के सिम्टम्स उन इलनेसेस को ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग या इमोशनल आउटबर्स्ट की वजह से एक कैंसर पेशेंट शायद डॉक्टर को पॉज नहीं दे सकता। बट ये सारी बातें डिप्रेशन का साइन हो सकती हैं, जो अगर ट्रीट नहीं हुआ तो पेशेंट की रिकवरी में देर हो सकती है। ये प्रोसेस डिफिकल्ट बना सकता है और रिकवरी के चांसेस भी कम कर सकता है। डिप्रेशन पेशेंट की रिकवरी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, बिकॉज ये चीज उनकी विल पावर को, यानी वो खुद का ख्याल रख सकते हैं, ऐसी सोच को रिड्यूस कर देता है। उनकी एनर्जी को भी कम करता है और उनके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को नम कर देता है। शुरुआत में डिप्रेशन को दूसरी मेडिकल कंडीशंस के साथ ट्रीट करना ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, बट आर्ग्यूएबली ये चीज लॉन्ग रन में काफी पैसा सेव करा सकती है। एडिक्शन एंड हेल्थ। सोसाइटी यूजुअली ड्रग एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स को ऐसे देखती है एज इफ वो अपने इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सही है कि इंपल्सेस जनरली इमोशनल नीड होती हैं। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि एडिक्ट के ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, बट मेडिकेशन के साथ उन्हें ट्रीट करने के बाद वो लोग ऐसे एडिक्टिव ड्रग ढूंढ लेते हैं जिससे वो खुद को सही करना चाहते हैं। काफी एडिक्ट्स क्रॉनिक डिप्रेशन, एंजाइटी से या एंगर से सफर करते हैं। जब वो ऐसे कोई सब्सटेंस ढूंढते हैं जो उनके सफरिंग को काउंटर एक्ट कर सकता है, तो वो बार बार उस ड्रग की तरफ जाते, ये सोच के कि वो ड्रग उन्हें स्टेबलाइज करेगा। काफी एडिक्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि जब वो कोई पर्टिकुलर ड्रग यूज करते हैं तो वो फाइनली नॉर्मल फील कर पाते हैं। कौन से ड्रग्स हैं, इस पर डिपेंड करता है कि ये ड्रग्स रेगुलरली लेने हैं या नहीं, यानी एक लॉन्ग टर्म हैबिट में इंक्लूड करने हैं या नहीं। अब अल्कोहलिक्स में यूजुअली 2 तरीके के लोग होते हैं। जो लोग बच्चों के जैसे काफी नर्वस और एंग्शियस होते हैं, जो ये डिस्कवर करते हैं दैट अल्कोहल उन्हें काम डाउन करेगा, वो काफी हद तक बचे हैं अल्कोहल को लेकर। ये अगेन प्रूफ इस बात का है कि हैबिट सीखने के पीछे पेरेंट्स के एक्शन कितने मैटर करते हैं और उनके जेनेटिक्स कितने इंपैक्ट करते हैं। जो बच्चे इंपल्सिव
एनर्जेटिक और बोर्ड हैं, वो रिस्क और एक्साइटमेंट के लिए अल्कोहल यूज करते हैं और ये सोचते हैं दैट ये चीज उन्हें रेस्टलेसनेस से बाहर निकालेगी। डिप्रेस्ड लोग यूजुअली कोकेन की तरफ जाते हैं। वो सोचते हैं दैट ये चीज उन्हें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव फील कराएगी। ओपियोइड डिपेंडेंसी जनरली क्रॉनिकली एंग्री लोगों को अफेक्ट करता है। जो लोग अपना गुस्सा मैनेज करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं वो हेरोइन या और दूसरे ओपियोइड्स के सहारे लेते हैं ताकि वो रिलैक्स फील कर सकें। अब इमोशनल इंटेलिजेंस एजुकेशन काफी हद तक एडिक्ट्स को रिकवर करने में हेल्प कर सकती है, जबकि कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर और सपोर्ट ग्रुप्स जैसे AA अल्कोहलिक एनोनिमस ये अटेम्प्ट करते हैं कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को एडिक्ट के मेडिकल केयर का हिस्सा बना सकें, एक रूटीन के पार्ट में कन्वर्ट करें, जो मोस्ट लाइकली पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ाता है। द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब होप काफी बेनिफिशियल होता है, बट वो इलनेस या डिजीज को पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकता। जिन पेशेंट्स के अंदर ग्रेटर होप था वो जनरली ज्यादा पॉजिटिव थे, जल्दी रिकवर करने में ज्यादा विलिंग थे और जनरली खुद की ज्यादा केयर करते थे। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एक और बेनिफिट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसके पॉजिटिव मेडिकल बेनिफिट्स हैं। देखो, अगर आपका क्लोज कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ और आपके पास फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई नहीं है तो आप सोशली आइसोलेटेड फील करते हो। अब अलग तरीके से बोलूं तो ये चीज आपके बीमार पड़ने के और मौत के चांसेस को डबल कर देती है। अब सोशल आइसोलेशन मेंस में ज्यादा ग्रेटर टोल लेता है कंपेयर टू वुमेन। आइसोलेटेड वुमेन के मरने के चांसेस सोशल वुमेन के मुकाबले 1.5 टाइम्स ज्यादा होते हैं और आदमियों में ये रिस्क 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। वुमेन के टिपिकली ज्यादा क्लोजर रिलेशनशिप होते हैं। जैसे पहले हमने बात की थी कि बॉयज और गर्ल्स इमोशन के मामले में डिफरेंटली ट्रेंड होते हैं, इसलिए उनके लिए फ्यूअर रिलेशनशिप को मेंटेन करना इजियर होता है। स्टिल वो लोग डीपर इमोशनल कनेक्शन को कैरी कर सकते हैं। मेंस जनरली अपने फ्रेंड से ज्यादा इमोशनली क्लोज नहीं होते, इसलिए वही स्मॉल नंबर ऑफ रिलेशनशिप उन्हें सेम बेनिफिट नहीं देता। आइसोलेशन सॉलिट्यूड से सेम नहीं होता। यह मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने कम फ्रेंड है या कितने इनफ्रीक्वेंटली आप उन्हें देख रहे हो या मिल रहे हो। आइसोलेशन ये फीलिंग इंप्लाई करता है कि आप बिना अपनी मर्जी के दूसरे लोगों से कट ऑफ हुए हो। एक स्टडी में यह देखा गया 20% ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनके पास थोड़ा इमोशनल सपोर्ट था वो लोग ट्रांसप्लांट के 2 साल बाद भी सरवाइव कर पाए, बट 54% पेशेंट्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट था वो लोग 2 साल से भी ज्यादा सरवाइव कर पाए। मेडिकल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, गोलमैन सेज मेडिसिन मस्ट टेक टू हार्ट टू फाइंडिंग फ्रॉम दिस रिसर्च। नंबर 1, ये डिजीज प्रिवेंशन का फॉर्म है जो लोगों को नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करने में बेटर तरीके से हेल्प करता है। नंबर 2, जब मेडिकल नीड्स की तरह ही पेशेंट्स के साइकोलॉजिकल नीड्स को भी एक्नॉलेज और अटेंड किया जाता है तब उनमें से बहुत से लोगों में मेजरेबल बेनिफिट दिखाई देते हैं। पेशेंट्स और डॉक्टर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए पेशेंट के डिजीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफर करो सो दैट वो अपने डॉक्टर के साथ ज्यादा इक्वल फुटिंग में हो सकेगा और ज्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा। पेशेंट्स को शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स ऑफर करो जो उन्हें सिखा सके कि अपने डिजीज के बारे में इफेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछने चाहिए, जिससे वो लोग डॉक्टर्स को विजिट करने के बाद रीअश्योर्ड फील कर सकें। प्री सर्जरी पेशेंट्स के एंजाइटी को एड्रेस करो,
उन्हें रिलेशन टेक्निक्स सिखाओ। एश्योरेंस दो कि उनके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और सर्जरी से पहले क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इसके बारे में भी उन्हें डिटेल में इंफॉर्मेशन दो। जिन हॉस्पिटल्स ने ऐसे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट देखे रिकवरी टाइम पर। पेशेंट्स ऑन एवरेज 2-3 दिन पहले ही सही हो गए। रिकवरी रूम्स को स्पेस और फैसिलिटीज के साथ डिजाइन करो जो फैमिली मेंबर्स को अलाउ करे कि वो रिकवरिंग पेशेंट के लिए केयर कर सकें और फूड कुक करें ऐसे जैसे वो घर में कर रहे हों। प्रोग्रामिंग को इन प्लेस करो सो दैट नर्सेस, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ में इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सके। 3 टारगेट ग्रुप्स होते हैं। अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस में इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं देन उससे पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स काफी बढ़ सकते हैं। नंबर 1, चिल्ड्रन। बच्चों को बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस के स्किल्स सिखाना होपफुली लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म हैबिट क्रिएट कर सकता है जो उन्हें मेडिकली बेनिफिट दे सकते हैं। नंबर 2, रिटायरमेंट एज्ड एडल्ट्स। इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटर्मिन करता है कि ओल्ड एज में पर्सन थ्राइव करेगा या डिक्लाइन करेगा। नंबर 3, एट रिस्क पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है हाईली प्रेशराइज्ड डे टू डे एनवायरनमेंट में जो अनडाउटली और ज्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन लीड करती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी हेल्थ को बेनिफिट कर सकता है। आप जानते ही हैं कि मेडिसिन एक पब्लिक हेल्थ सर्विस से ज्यादा एक बिजनेस हो गया है। बट अगेन स्टार्ट में यह ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। फिजिकल वेलनेस पर इमोशन का जो इंपैक्ट होता है उसको अगर एड्रेस किया जाए तो अल्टीमेटली मेडिकल इंडस्ट्री के लिए ज्यादा पैसा सेव करेगा। आगे चल के ये चीज डिजीजेस को और इलनेसेस को प्रिवेंट करेगी बिफोर दे अकर या कुछ एडिशनल डैमेजेस ऑफसेट करेगी जो टॉक्सिक इमोशंस की वजह से होते हैं। बहुत से पेशेंट्स को अपने खुद के हिसाब से डॉक्टर्स और हेल्थ प्लान्स चूज करने का मौका मिलेगा। इसलिए जिन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और हॉस्पिटल्स के पास ज्यादा सेटिस्फाइड पेशेंट्स होंगे वो मेंबर्स लॉयल्टी की मदद से अपने पेशेंट्स को ज्यादा जल्दी रिटेन कर पाएंगे और न्यू पेशेंट्स को सर्व कर पाएंगे। पार्ट 4, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 12, द फैमिली क्रूसिबल। अब हमारी फैमिली वो फर्स्ट प्लेस होती है जहां हम अपने इमोशंस को समझना और उन्हें हैंडल करना सीखते हैं। बच्चे माँ बाप से सिर्फ वो नहीं सीखते जो उनके माँ बाप उन्हें बोलते हैं, बट वो भी सीखते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। अब 3 कॉमन पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो काफी हार्मफुल हैं। नंबर 1, इग्नोरिंग फीलिंग्स ऑल टुगेदर। ये मेथड बच्चों को इस बिलीव की तरफ लेके जाता है कि इमोशंस इनकन्वीनियंट होते हैं। यहां पेरेंट्स इमोशनल मोमेंट को टीचिंग के लिए यूज नहीं करते और वो यूजुअली अपने बच्चे की तरफ क्लोजनेस डेवलप नहीं कर पाते और ना ही करना चाहते। नंबर 2, बीइंग टू लेसे फेयर एक्सेप्टिंग। यहां पेरेंट्स अपने बच्चों के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं बट उन इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्टेबल और हेल्दी वेज नहीं सिखाते। नंबर 3, बीइंग कंटेम्पचुअस। ये पेरेंट्स हार्श क्रिटिक्स होते हैं और किसी भी इमोशनल डिस्प्ले को डिसअप्रूव करते हैं। आयरॉनिकली यूजुअली ये खुद अपने बच्चों से इमोशनली डील करते हैं। एग्जाम्पल, गुस्से में पनिश करते हैं और बच्चों के इमोशनल रिस्पॉन्सेस को खुद के बड़े और पावरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स से कनेक्ट करते हैं। हाउ टू रेज अ बुली। गुस्सैल बच्चे यूजुअली बुलिस बन जाते हैं जो खुद के इमोशनल रिएक्शन को हैंडल करने में इनकेपेबल होते हैं। वो अपना गुस्सा किसी और बच्चे पर निकालते हैं। उनका ये बिहेवियर उन्हें सोशल आइसोलेशन, डिसिप्लिनरी एक्शंस और टीचर्स के जजमेंट की तरफ लीड करता है। जो बुलीज होते हैं
उनके स्कूल ड्रॉप आउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो वॉयलेंस और एग्रेशन अपने बच्चों में भी पास ऑन करें, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ये सिर्फ जेनेटिक्स के जरिए नहीं, बल्कि नर्चरिंग के दौरान और घर के एनवायरनमेंट के थ्रू भी पास ऑन हो सकते हैं, जो और ज्यादा बुलीज क्रिएट करते हैं। बुलीज टिपिकली घर से ही क्रिएट होते हैं, ऐसे घरों में जहां पनिशमेंट ही इमोशन बेस्ड सिस्टम होता है। जब भी पेरेंट्स बुरे मूड में होते हैं, तब मिसबिहेव करने की पनिशमेंट काफी सीवियर होती है। जब पेरेंट्स अच्छे मूड में होते हैं, देन बच्चा जो चाहे वो कर सकता है बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। अब ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी और लॉजिक की कमी केओस क्रिएट करती है, जहां इमोशन ही उनके एक्शन को डिक्टेट करने में एनकरेज करता है। इसलिए वॉयलेंस और अग्रेशन ही नेगेटिव इमोशंस से डील करने के प्राइमरी वेज बन जाते हैं, जिनकी बाउंड्रीज लैक करती है। काफी हद तक घर के एब्यूसिव और नेग्लेक्ट एनवायरनमेंट से ही बुलीज पैदा होते हैं। एब्यूज्ड हुए बच्चे अपने बच्चों को भी एब्यूज करेंगे, इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अब कुछ एंसेस्टर के एब्यूज होने की वजह से ही ये चीज जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑन हुई है। एब्यूज लोगों के ट्रस्ट को और उनके आसपास की दुनिया को तोड़ देता है, और ये चीज विक्टिम को ऐसा फील कराती है कि शायद एब्यूज का यही रीजन है। वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों को इमोशनली नेग्लेक्ट करते हैं। अगेन वो चीज भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ स्टडीज बताती हैं दैट इमोशनल नेग्लेक्ट एब्यूज से ज्यादा खतरनाक होता है। एंगर का हमेशा रिजल्ट ये नहीं निकलेगा कि वो बच्चा बुली बनेगा। काफी बार एंग्री बच्चा सोशली आउटकास्ट होता है, जो अपने आप को दूसरों से विड्रॉ कर लेता है या इंसल्ट्स की तरफ ओवर रिएक्टिव हो जाता है। गुस्सैल बच्चों में ये कॉमन टेंडेंसी है, चाहे फिर वो बुलीज हो या ना हो। गुस्सैल बच्चे हर जगह थ्रेट परसीव करते हैं, जहां उन्हें नहीं करना चाहिए वहां पर भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको किसी ने एक्सीडेंटली धक्का मार दिया तो वो यूजुअली चिल्ला के रिएक्ट करेंगे। उन्हें वो थ्रेट लगेगा, इसीलिए वो एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, जो उनके आइसोलेशन को और बढ़ा देगा। नाउ ऐसे बच्चे खुद को विक्टिम्स की तरह देखते हैं, जो कोई बुरा एक्ट करता है तो बस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही करता है, वो बुरा नहीं कर रहा। गेटिंग द इमोशनल बेसिक्स। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इमोशनली हेल्दी रहें, तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें खुद की इमोशनल हेल्थ पर काम करना होगा। अपने बच्चों के लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट करना फर्स्ट स्टेप है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए ले सकते हैं। फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों में गुड इमोशनल हैबिट डेवलप करने के लिए उन्हें एनकरेज और हेल्प करनी चाहिए। ये चीज बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अच्छी सोशल स्किल, बेटर रिलेशनशिप, वर्क प्लेस में बेटर परफॉर्मेंस और बेटर हेल्थ की तरफ लेकर जाएगी। पेरेंट्स जो इमोशंस को हेल्दली एड्रेस करते हैं, वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को सीरियसली लेते हैं और उन्हें समझने की कोशिश भी करते हैं। वो इमोशनल मोमेंट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, सो दैट वो अपने बच्चों को सिखा सके कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। पॉजिटिव वेज ऑफर करते हैं टू डील विद इमोशनल रिएक्शंस। वो इन तीनों स्टेप्स को खुद के इमोशनल मोमेंट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वालिटीज हैं जो मोस्ट एफिशिएंट स्टूडेंट और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए बच्चों में होनी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को इन क्वालिटीज को प्रैक्टिस और लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। उनके बिहेवियर्स पर, उनकी बॉडीज पर, उनकी एनवायरनमेंट पर कंट्रोल रखना और बिलीफ रखना कि हाँ, वो अचीव कर सकते हैं व्हाट दे सेट टू डू आउट, और लोग उनकी हेल्प करेंगे। नंबर 2, क्यूरियोसिटी। चीजें डिस्कवर करते समय
और उसके बारे में सीखते टाइम प्लेजर फील होना चाहिए। नंबर 3, इंटेंशनैलिटी, इम्पैक्ट क्रिएट करने की चाहत और परसिस्टेंटली अपने डिजायर की तरफ एक्शन लेना, काम करना। नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल, अपने खुद के इमोशंस और एक्शंस को एप्रोप्रिएट वेज में कंट्रोल करना। नंबर 5, रिलेटेडनेस, दूसरों को समझने के लिए और उन्हें ये समझाने के लिए उनके साथ एंगेज करना। नंबर 6, कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए, अपने आइडियाज और कंसेप्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए केपेबल बनना और उसकी चाहत रखना। दूसरों पर भरोसा रखना सो दैट आप उनसे कम्युनिकेट कर सको और उनसे कम्युनिकेट करते वक्त खुश रहना।